नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत में मोर्चा या गठबंधन की रवायत बहुत पुरानी है। इस रवायत की कवायद कोई भी चुनाव आते ही तेजी से नजर आने लगती है। कुछ यही कवायद बिहार चुनाव से पहले भी नजर आने लगी है, लेकिन इतिहास गवाह है मोर्चेबंदी की यह कवायद कभी भी एक मुकम्मल और टिकाऊ मोर्चे की शक्ल में तब्दील नहीं हो पाई। तो क्या बिहार की सियासत में भी तीसरे मोर्चे के रूप में इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? वामपंथी दल खुद को तीसरा मोर्चा बता रहा है, लेकिन जनता परिवार से अलग होकर समाजवादी पार्टी और महागठबंधन का हिस्सा रह चुके एनसीपी अब मोर्चाबंदी का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस मोर्चाबंदी की मंजिल क्या होगी ये साफ नहीं। वैसे मंजिल किसी भी सियासी पार्टी की सत्ता होती है, लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए जरूरी है वोटरों के मिजाज को समझना। वैसे सियासी मौसम के साथ साथ मौसम का मिजाज भी गर्म है। संकेत ये हैं कि मौसम के मिजाज में आगे नरमी नहीं होगी। ऐसे में इस मिजाज के कारण कभी लहलहाते खेत खलिहानों में मातमी सन्नाटा पसरा है। सन्नाटा उस मखाना उद्योग के क्षेत्र में भी पसरा है जिसे कभी सियासत ने संवारने का दावा किया था। तो आज पुरवैया डीएनए में मोर्चा, मंजिल, मिजाज, मौसम और मखाना का डीएनए टेस्ट। सबसे पहले बात बिहार की सियासत की। बिहार को अगर सियासत की प्रयोगशाला कहा जाता है तो बहुत गलत भी नहीं है। हर बार बिहार चुनाव देश के सामने नए सियासी आयाम खोल देता है और फिर बहस शुरू हो जाती है। इस बार सियासी समीकरण ऐसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं, जहां तीसरा मोर्चा ही नहीं बल्कि चौथा मोर्चा भी बन जाए तो हैरानी नहीं होगी। बिहार को आज एक तीसरे गठबंधन की जरूरत है। तो क्या वाकई बिहार में तीसरे मोर्चे की जरूरत एक हकीकत बन सकती है? एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए क्या बाकी पार्टियां मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने को तैयार हैं? और कहीं बिहार की सियासत में तीसरा मोर्चा का बेहर्ष वही तो नहीं होगा जो देश की सियासत में होता रहा है? क्या समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल और एनसीपी मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे? सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल के नेताओं के अलग अलग बयानों में नजर आ जाते हैं। वाम दल से कुछ नेताओं से हमारी बातचीत चली है और कुछ नेताओं से हमारे नेताजी आग्रह मैं किया है कि आप अपने तरफ से बात कीजिए। बातें शुरू है और हम लोग के प्रयास है कि वाम दल जो है सही मायने में इस देश की लड़ाई और इस प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। संभावना है हम लोग एक हो सकते हैं। एनसीपी से भी तारिक साहब भी सुर में सुर मिला करके सांप्रदायिकता के विरोध में हम सभी के कंधा में कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें भी उपेक्षित किया गया। जरूरत पड़ेगी वो भी आएंगे। अभी भी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के साथ आप तालमेल बनाएंगे? नहीं लगता। हमें लगता है कि ये बिहार में वामपंथियों का गठबंधन है और जितनी बातें हुई हैं सीटों को लेकर के, लगभग सभी सीटों को लेकर के बात हो चुकी है और हम समझते हैं कि हाँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, वो अलग से कोई अपना गठबंधन। वर्धन ने तो 230 सीटों का ऐलान भी कर दिया। लगभग हमने, जहाँ तक अभी बात पूरी नहीं हुई है एकदम, लेकिन 243 में जो टोटल हमने देखा है 200 से ज़्यादा सीटों पर बातचीत हो गई है। साफ है तीसरा मोर्चा बनना तो दूर, मोर्चा के लिए लामबंदी भी साफ साफ नजर नहीं आ रही। तो सवाल है कि तीसरा मोर्चा होगा कौन? सवालों का जवाब सीपीआई महासचिव एबी वर्धन के इस बयान में मिल जाता है, जिसमें तीसरा मोर्चा के रूप में सिर्फ वामपंथी दलों के गठजोड़ को पेश करने का दावा है। वहीं समाजवादी पार्टी भी सभी 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। बिहार को आज एक तीसरे गठबंधन की जरूरत है और वो तीसरा जो है वो है वामपंथी दलों का। वामपंथी दल इन दोनों गठबंधनों को परास्त करके, इन दोनों को शिकस्त दे के वामपंथी दल आने वाली लड़ाई में बिगुल फूंकने वाली है। इस वक्त करीब करीब हम पूरे बिहार में लड़ रहे हैं। चंद सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, जिसका फैसला भी चंद रोज़ के अंदर में हम करेंगे। इसके अलावा करीब करीब 240 सीटें हमने तय की है। 230, 240 लगभग हो चुके हैं। विकास का मॉडल है। इस विकास के मॉडल को लेकर के हम पूरे बिहार में जाएंगे और अकेले अपने दम पर 243 सीट पर चुनाव लड़ने का
समाजवादी पार्टी का निर्णय हो चुका है अपने दम पर। यानी तीसरे मोर्चे को लेकर एनडीए और महागठबंधन से अलग सभी पार्टियों के अपने अपने राग हैं। लेकिन सवाल ये कि फिर लड़ाई होगी किसकी? वामपंथी दल तो बीजेपी के साथ साथ लालू और नीतीश को भी चुनौती दे रहे हैं। बिहार हम समझते हैं कि एक बार तो झांसे में आ गया 2014 के चुनाव में, लेकिन बार बार लोग नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ जो गठबंधन बना है भाजपा को रोकने के नाम पर, ये जो वही गठबंधन है जिन लोगों के पास सत्ता थी। कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में थी, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरे देश में महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया कि अंततः उन्होंने नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता सौंपने का काम किया। हाँ, लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से बिहार में ताकत दिलाने का काम किया। और नीतीश जी ने तो बाकायदा उनको सत्ता में साझेदार बना करके उनको स्थापित करने का काम किया। और इसीलिए आज जब ये लोग कहते हैं कि हम भाजपा को रोक देंगे, तो लोगों के मन में कहीं भरोसा जगता नहीं। दो जुड़वे भाई है, दो जुड़वे भाई, एक के हाथ में हसिया, दूसरे के हाथ में हथौड़ा। अपना देश का किसान, अपना देश का मजदूर, ये है राजनीतिक जुड़वे भाई। आज हमारे लाल झंडे पे पार्टियां बेशक अलग हो, लेकिन लाल झंडे पे आपको नजर आएंगे यही जुड़वे भाई, अपना किसान और अपना मजदूर। ये जो है इस अशुभेद यज्ञ के घोड़े को रोकेगा। और ये आपको साबित करना है इस चुनाव में कि इस भाजपा के अशुभेद यज्ञ को आप रोको। दूसरी ओर जनता परिवार से अलग हुई समाजवादी पार्टी अब परिवार के सदस्य लालू और नीतीश को ही चुनौती दे रही है। माननीय नीतीश जी को जिस दिन नेता बनाया गया, उसी दिन से जो मुलायम चालीसा पढ़ा करते थे, दिल्ली जाने के बाद जब ही फ्लाइट पकड़ते थे चालीसा उनकी शुरू होती थी। और जब ही नेता का उनका चयन हुआ, मुलायम चालीसा भूल करके कांग्रेस चालीसा, राहुल चालीसा और श्रीमती सोनिया गांधी चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए। इससे हमारे नेता, हमारी पार्टी, मेरा दल, एक एक कार्यकर्ता, हम सभी मर्माहत थे। मतलब साफ है, अगर वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी और एनसीपी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बिखराव होगा, जिससे सीधे एनडीए को फायदा पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा नुकसान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन को हो सकता है। ब्रिजम पांडे और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। तो बिहार विधानसभा का चुनाव अब तक जो महागठबंधन बनाम एनडीए दिख रहा था, उसमें अब तीसरा और चौथा मोर्चा की संभावना भी नजर आने लगा। अब अगर 6 वाम दल, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल मिलकर अलग मोर्चा बनाते हैं तो वे बिहार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन के अलावा जो वोट इधर उधर बंटेगा वो तीसरा मोर्चा के गठन के बाद एक हो जाएगा। ऐसी सूरत में ज्यादातर सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि तीसरा मोर्चा जो वोट काटेगा उसमें से ज्यादातर वोट महागठबंधन का ही होगा। ये पिछले चुनाव में ट्रेंड और अलग अलग पार्टियों को मिले वोट के आधार पर कहा जा सकता है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि उसे सवर्ण और वैश्य समुदाय के वोट ज्यादा मिलते हैं। महागठबंधन का आधार वोट मुस्लिम और यादव के अलावा अति पिछड़ा और महादलित हैं। तथाकथित जो तीसरा मोर्चा होगा उसका आधार वोट भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित है। यानी तीसरा मोर्चा अगर शक्ल लेता है तो वो महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि अभी तक तीसरे मोर्चे और चौथे मोर्चे को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से बिहार में गठबंधन को लेकर लेकिन किंतु परंतु के बीच सियासी समीकरण झूल रहे हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ होने के लिए जरूरी है कि वोटरों का मिजाज क्या है, इसे समझना। जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव में फाइट बड़ा टाइट होने वाला है। शायद यही कारण है कि वोटरों को लुभाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बिहार के 45 विधानसभा क्षेत्र शहरी हैं। सियासी पार्टियों के लिए शहरी क्षेत्र भी काफी अहम है। इस बार शहरी वोटरों का मिजाज क्या होगा, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वो जाति की राजनीति को देख वोट करेंगे या फिर विकास उनकी प्राथमिकता होगी। राजनीतिक विश्लेषक से लेकर सियासी पार्टियों के नेताओं की इस मामले पर अपनी अलग अलग राय है। शहरी क्षेत्र के मतदाताओं का क्या होगा मूड? विकास होगा मुद्दा या जाति के आधार पर करेंगे वोट? क्या उलझन में है शहरी क्षेत्र के वोटर?
बिहार के 45 विधानसभा क्षेत्र शहरी इलाकों में है। ये क्षेत्र सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार में इस समय विकास और जाति की जो राजनीति हो रही है उससे कहीं न कहीं आम वोटर उलझन में है। शहरी क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इस उलझन को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की अपनी अपनी राय है। जाति और विकास दोनों का समन्वय चलेगा। नौजवान थोड़ा जात से अलग होगा, वह विकास की तरफ जाएगा, लेकिन जो वोट के राजनीति में जो लोगों से बात होती है, शहर में थोड़ा विकास परक लोग बात करते हैं, गांव में लोग जाति और विकास दोनों की बात करते हैं। शहर में भी जो सामान्य नमूना होता है उनका नाला ठीक हुआ कि नहीं, म्यूनिसिपैलिटी ठीक से काम करता है कि नहीं, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं, अस्पताल और स्कूल की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, वगैरह वगैरह। जातिगत बातें हैं वो एक पैमाना है, और लोगों का विश्वास किस पर कम और किस पर ज़्यादा है वो भी एक पैमाना है। तो कई चीज़ों को मिला करके अगर आप देखिए तो मुझे लग रहा है कि अभी जो स्थिति है उसमें शहरी मतदाता को अगर आप बिल्कुल बाइफर्केट करके, सेग्रीगेट करके ही देखना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि अभी भी स्थिति बिल्कुल फ्लूइड है। चूँकि महागठबंधन की ओर एक सबसे बड़ा उम्मीद का किरण नीतीश कुमार स्वयं है, जिसमें लोगों की आस्था अब भी पूरी तरह से हिली नहीं है। दूसरी ओर मोदी जी हैं। विकास के ये दो पुरुष हैं जिनके बीच लोगों को चुनना है। ऐसा माना जाता है कि शहरी मतदाता ग्रामीण मतदाताओं की तुलना में ज़्यादा जागरूक होते हैं, और ऐसा देखा भी गया है कि वे जात पात से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर वोट करते हैं। लेकिन इस बार बिहार में जिस तरह से जातीय कार्ड खेला जा रहा है उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या शहरी वोटर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सियासी पार्टियों की दलील है कि वो जनता के विकास के नाम पर ही वोट मांग रही हैं। देखिए, बिहार में सुशासन और विकास का स्वाद आम लोगों को मिल चुका है, चाहे वह शहरी मतदाता हो या ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हो। नागरिक सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है तो राज्य सरकार ने काम किया है। अब तो 7.5 साल तो नगर विकास का इन्हीं का जिम्मा था, तो नाकाबिल माने गए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नज़रों में, और जनप्रतिनिधि भी इन्हीं के रहे हैं लगातार। तो स्वाभाविक शहर के लोग समस्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछेंगे, और इनके झूठ का पर्दाफाश भी हुआ। इसलिए गवर्नेंस और विकास अगर मुद्दा है तो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हम मजबूती के साथ महागठबंधन अपनी दावेदारी भी करेगा और सफलता भी हासिल करेगा। देखिए, शहरी माइंडसेट के लोग सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का क्या अथी है। तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आज नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व सामने है लीडरशिप का जो कि पूरे देश में एक्सेप्टेबल है, और शहरी मानसिकता के लोग सबसे पहले पार्टी के नेशनल पार्टी के रूप साथ जाना चाहते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं वो इमेज बिल्डिंग पर भी रहते हैं कि कुछ वोट करने का आधार उनका होता है कि प्रत्याशी का इमेज क्या है। तो शहरी क्षेत्रों में जब इन चीज़ों पर चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं हमारे कैंडिडेट को थोड़ा प्लस मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो कैंडिडेट है वो इमेज में भी कंपेयर टू 20 होते हैं सभी जगह पे। इन नेताओं के बयान और बिहार में चली जा रही सियासी चाल के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि शहरी क्षेत्रों पर विकास की राजनीति हावी होती है या जाति की। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। वैसे मिजाज मौसम का भी गर्म है और इस वजह से किसान परेशान हैं। बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद किसानों की परेशानी की। पूर्वोत्तर डीएनए में अब बात किसानों की। बिहार झारखंड के साथ देश का किसान परेशान है। कहीं ज्यादा पानी से फसलों को नुकसान हो रहा है तो कहीं बारिश नहीं होने से खेतों में लगी फसल सूख रही है। मॉनसून देश के ज्यादातर हिस्सों में असामान्य है। देश में इस साल अब तक औसत से 10% कम बारिश हुई है। वहीं बिहार में औसत से 14 और झारखंड में औसत से 6% कम बारिश हुई है। बिहार के 18 जिलों में औसत से 40% कम बारिश हुई।
सिर्फ बांका ऐसा जिला है जहां सामान्य बारिश हुई है और 19 जिलों में औसत से 10% तक कम बारिश हुई है। कम बारिश होने से बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के किसान परेशान हैं। पिछले 15 सालों में बिहार झारखंड में मौसम तेजी से बदला है। झारखंड में 2005, 2009 और 2013 में सूखा पड़ा, जबकि बिहार में पिछले 6 सालों में 4 साल ऐसे रहे जब यहां के किसानों को सूखे की मार झेलनी पड़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के डायरेक्टर ए.के. सेन मौसम के इस ट्रेंड को खतरनाक मानते हैं। उनके मुताबिक फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। आज तक पूरा देश में 14% रेनफॉल डेफिसिट है, जिसमें देश का आधा हिस्सा में लगभग सुखाड़ का स्थिति चल रहा है। बिहार की स्थिति क्या है सर? बिहार का स्थिति जो है, बिहार में अभी तक 22% रेनफॉल शॉर्टेज है, जिसमें 8 जिलों में रेनफॉल शॉर्टेज लगभग 40 से 50% तक है। खासकर नॉर्थ ईस्ट बिहार में मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, सौपल, ये सब डिस्ट्रिक्ट में। सर ये जो नक्शा बना हुआ बिहार का और जो कलर दिया हुआ, इसका मतलब समझाएं क्या है? लाल कलर में जो देख रहा है, ये रेड कलर में जहाँ दिख रहा है, ये सब में रेनफॉल शॉर्टेज है, यहाँ पे काफ़ी सुखाड़ का स्थिति है। ये जो हरा कलर में दिख रहा है, यहाँ लगभग नॉर्मल बारिश है। और ये जो एक जिला है बांका, यहाँ पे केवल एक्सेस बारिश है। 38 जिलों में लगभग अभी 17-18 जिला में बारिश कम है, करीब 16 जिला में नॉर्मल है, एक जिला में एक्सेस है। तो जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि बिहार में 76% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, जबकि झारखंड में 60% आबादी की आजीविका का साधन खेती है। किसानों की सुरक्षा के लिए फसल बीमा का प्रावधान है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में मात्र 19% किसान ही फसल बीमा करवाते हैं। उद्योग संगठन एसोचैम और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 81% किसान फसल बीमा जैसी सुविधाओं के प्रति जागरूक नहीं है, यानी उन्हें पता ही नहीं कि इस तरह की कोई योजना है। बीमा के दायरे से बाहर किसानों के 46% इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है, जबकि 24% किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं 11% किसान बीमा का प्रीमियम जमा करने में असमर्थ हैं। ये तस्वीरें भी चिंता बढ़ाती हैं, क्योंकि हमारे किसान मौसम की मार तो झेल रहे हैं, हर साल अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के उपायों को नहीं अपना रहे हैं। जरूरत है राज्य सरकारों को इस दिशा में काम करने की, ताकि किसानों को इन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। वैसे आर्थिक सुरक्षा और उद्योग को संवारने का वादा मखाना क्षेत्र को भी किया गया था, लेकिन आज भी ये उद्योग उम्मीदों की राह जो रहा है, उम्मीदों की बाट जो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, मखाना उद्योग की बात करेंगे ब्रेक के उस पार। पुरवैया डीएनए में बात मखाना की। मिथिलांचल की संस्कृति का अहम हिस्सा है मखाना। देश में कुल मखाना का 80% उत्पादन मिथिलांचल में होता है। यहाँ के मखाना की डिमांड देश के दूसरे हिस्सों के अलावा विदेशों में भी है, लेकिन इसके बाद भी मखाना किसान बदहाल हैं। यह किसान मखाना का फल निकाल रहा है, लेकिन फसल तैयार होने के बाद भी इसके चेहरे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि बुआई में लागत बढ़ने और बाजार में बिचौलियों के हावी होने से तैयार माल की कीमत नहीं मिल रही है। हम लोग यहाँ व्यापक पैमाने पर मखाना का पैदावार करते हैं और सरकार भी हम लोगों को कहती है कि मखाना का उपज करिए, फसल लगाइए। उसके लिए तरह तरह की योजनाएं हम लोग को बताया जाता है कि हम ऐसा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जब हम लोग मखाना लगाते हैं तो जो घोषणाएं होती है, जो फ़ायदा हम लोग को दिया जाएगा, सिर्फ कागज़ पे रहता है, मीडिया के सामने रहता है, हम लोग को ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं मिलता है, जिस कारण हम लोग को हर साल लॉस उठाना पड़ता है। मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। मखाना का पोजीशन देखिए, 40,000 का खेत है, 10,000 का पानी पटवन है
और बाद मखाना का मनी नहीं। देखिए अभी हंडी सब जो जन बोल रहा है अभी खाली खाली जा रहा है। इतना रुपया हमको इतना जो है लॉस लगने वाला है। बाजार में तैयार मखाना की कीमत 200 से 250 रुपये प्रति किलो है, लेकिन किसानों को 40 से 50 रुपये प्रति किलो का ही भाव मिल रहा है। हालांकि मखाना को खेत से निकालने के बाद उसकी प्रोसेसिंग प्रक्रिया में भी खर्च आता है, लेकिन वो खर्च इतना बड़ा नहीं होता कि उसकी कीमत में भारी अंतर हो। ज़रूरत है मखाना किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाया जाए, ताकि मिथिलांचल की ये पहचान बनी रहे। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। और इसी के साथ पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।